24 में मिस्टर इंडिया के बाहर निकलेगा। वो मिस्टर इंडिया है ही नहीं कोई। वो मिस्टर इंडिया अगर तुम बोलना चाहते हो तो दूसरे योगी को बोलो कि बीजेपी से योगी भी आ सकता है। सबसे बड़ा बूचड़खाना जो है भारत का अल कबीर, उसका जो है हिंदू है मालिक, मालूम है सबको? हाँ जी, आपको भी मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। नाम रखा हुआ है अल कबीर, और बूचड़खाने का मालिक कौन है? हिंदू। तो बोल सकते हैं कि ईवीएम कांग्रेस ने हैक करी है तेलंगाना में। मिजोरम में कौन सा? भाई हम भी ये भी तो बोल सकते हैं कि जो तेलंगाना में हैक हुआ है तभी तो कांग्रेस आई है, वरना वहाँ पे भी बीजेपी आ रही थी। यही तो विपक्ष की कमजोरी है सर, जो विपक्ष को ले डूबेगी। जब 19 लाख ईवीएम गायब है, इलेक्शन कमीशन उनका जवाब नहीं दे रहा, केंद्र सरकार उनका जवाब नहीं दे रही, तो इस चीज को ये मुद्दा क्यों नहीं? एक नेता ने एक भी नहीं बोला, किसी भी नेता का ये बयान नहीं आया कि हैक हुआ है, लेकिन आज समर्थकों को तो ये लग रहा है कि नहीं भाई ईवीएम हैक हुआ है। विपक्ष को ना तो बेरोजगारी, ना महंगाई, ना किसी और चीज का, ना धार्मिक सद्भाव का, सारे मुद्दे छोड़ के सबसे पहले ईवीएम पे केंद्रित होना पड़ेगा। अदरवाइज ये 24 में सारे के सारे साफ हो जाएंगे। लग रहा है अब तो कहीं आप आसपास भी नहीं है। सर मुझे बिल्कुल, मैं एक हफ्ते से डाटा एनालिसिस कर रहा था, टोटल ईवीएम का खेल हुआ है, सीधी सी बात है। तेलंगाना में भी खेल हुआ है। बिल्कुल, मिजोरम में भी हुआ भाई। तेलंगाना में खेल इसलिए नहीं हो पाया, 30 तारीख को वोटिंग थी, 3 तारीख को काउंटिंग हो गई। 3 दिन में कोई खेल नहीं हो सकता। और जहां भी आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 24 दिन मिले हैं, हर जगह खेल हुआ है। और अब से नहीं हो रहा, 2022 से शुरू हो रहा है, 2017, 18, 19 से शुरू हो रहा है, कंटिन्यू लगातार। खेल कैसे हुआ ये थोड़ा समझाना चाहेंगे। सर या तो ईवीएम बदली जा रही है, या उनमें ईवीएम में वोट परसेंटेज चेंज करा जा रहा है। इससे बातचीत हो रही है, या तो ईवीएम चेंज हो रही है, या फिर उनमें ईवीएम में सेटिंग हो रही है। दो ही काम इसमें हो सकते हैं। और ये हर जगह वहीं हो रहा है जहाँ पे वोटिंग होने के बाद काउंटिंग के टाइम में कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का, वहाँ भी 2 या 3 दिन का गैप आ रहा है, वहाँ पे कहीं नहीं है। तेलंगाना की आपने बात उठाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 30 तारीख को पोलिंग हुई है, 3 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। 3 दिन में कुछ नहीं हो सकता, सैकड़ों की तादाद में ईवीएम में। देखो मैं आपके सामने पूरी डिटेल लेके आया हूँ आज, इसलिए आप कह रहे थे ना कि इतने दिन में मैं कर क्या रहा था। मैं आपको ये बताता हूँ मैं कर क्या रहा था। शुरुआत करते हैं 2022 से। 2022 में सबसे पहले चुनाव हुए जी आपके यूपी में 8 फेज में। कहाँ गया पर्चा? आप लोग चिट्ठे बनाते रह जाएंगे और बीजेपी सरकार बना लेगी 24 नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ चला गया मेरा पर्चा? ये रहा। हाँ जी, हाँ जी, चिट्ठा देखना है या खोलूँ या नहीं? कच्चा चिट्ठा खोलूँ? यूपी में आपका 7 फरवरी को आखिरी इलेक्शन हुआ था, रिजल्ट आया 10 मार्च को, पूरा गैप मिला, नतीजा बीजेपी जीत गई। उत्तराखंड में 14 फरवरी को इलेक्शन की आखिरी पोलिंग हुई, नतीजा आया 10 मार्च को, बीजेपी जीत गई। पंजाब में इनका कोई नाम लेवा नहीं था, वहाँ अगर ये करते पूरी दिन देश में पकड़े जाते, सीधी सी बात है। आप पंजाब के भी सेम हुआ था इलेक्शन। गोवा में 14 फरवरी को इलेक्शन हुआ, खत्म होगी काउंटिंग, रिजल्ट आ रहा है 10 मार्च को, बीजेपी आ गई। मणिपुर में 27 और 3 मार्च को हुआ, 10 मार्च को रिजल्ट आया 2022 में, कि आपके सामने नतीजा है वहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद आपका आता है जी कर्नाटका, 10 मई को वहाँ पे पोलिंग हुई, 13 मई को रिजल्ट आ गया, मात्र 3 दिन में। 3 दिन के अंदर सैकड़ों नहीं बदल सकती, जो मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई इस बात को नहीं, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है शायद लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद आपके आते हैं छत्तीसगढ़ में 7 तारीख और 17 तारीख को चुनाव हुए, रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को, छत्तीसगढ़ में साफ हो गए। उसके बाद आपका आता है राजस्थान, 25 नवंबर से 3 दिसंबर, फिर 10 दिन मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर लास्ट था, 3 दिसंबर को रिजल्ट है, फिर पूरा टाइम मिलता है। एमपी में 17 नवंबर लास्ट था, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है, फिर पूरा टाइम मिल रहा है, 13 और 3 16 दिन का। तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शन हुआ, 3 तारीख को रिजल्ट आ गया, बीजेपी हार गई। दिल्ली में इलेक्शन जिस दिन हुए, एमसीडी के इलेक्शन हुए, 3 दिन बाद रिजल्ट आ गया था, बीजेपी साफ थी। उससे पहले एमएलए इलेक्शन हुए, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, बीजेपी साफ थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? 12 राज्यों के मामले में 3 जगह इलेक्शन की डेट ऐसी हुई है कि जहाँ पोलिंग से 3 दिन के अंदर काउंटिंग हो जाती है, वहाँ कांग्रेस जीत जाती है या अदर पार्टी जीत जाती है। बाकी 9 में जहाँ 15-20 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का गैप मिल रहा है, वहाँ बीजेपी इमीडिएट जीत जाती है। क्यों? और दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन की ही बात करता हूँ मैं। पहले फेज में 20 सीटों पर चुनाव हुए थे, 9 में कांग्रेस जीती है, 11 में बीजेपी जीती है। बीजेपी का वहाँ मार्जिन देखो आप, 26,398, 39,592, 45,084, 25,944, 23,710। और कांग्रेस का क्या जा रहा है? 1981, 2706, 6434, 5560। ये कर्नाटक में नहीं हुआ। हाँ जी, तो वही तो आपको अभी बताया ना, कर्नाटक इलेक्शन 3 दिन, सीधी सी बात है। या तो ईवीएम बैन करो, या जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उसके 1 दिन के बाद ही काउंटिंग शुरू करो। लेकिन सर किसी का बयान क्यों नहीं आ रहा, कोई बड़े प्रवक्ता, कोई बड़े नेता का बयान क्यों नहीं आ रहा कि मेरी गलती है सर, मैं तो जनता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ मैं जागरूक हूँ, हो सकता है मुझे आप सर आप तो बोलते ही रहेंगे। हाँ, आपका तो मेरा काम बोलते ही रह बोलना है। जाएंगे। मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं बंद करूंगा। मैं पहले भी बोलता था, पहले मैं इस बात को, आपके याद होगा इलेक्शन से पहले मैं कहता था ना ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकती, लेकिन अब जब ये 1 हफ्ते से मैं डाटा एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हेरफेर है। हर जगह जो वोटिंग परसेंटेज है 1.2, 1.4, 1.6 के हिसाब से रेशो से बीजेपी को वोट ज्यादा मिल रहे हैं। सीधी सी बात। एक विपक्ष आपकी एक और बात करते हैं, अभी छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा हैरान परेशान करने वाला रिजल्ट था। 27 नवंबर को इलेक्शन कमीशन का वो आता है डिटेल, ये जी वहाँ पे जो है 20 तारीख को आता है कि 66.63% की वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। अगले दिन फिर बयान आ जाता है 21 तारीख को, नहीं 76.35% वोटिंग, एक दिन में 10%। उसके बाद 27 को फिर बयान आता है कि 76.60% वोटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन 3 बार रिजल्ट कैसे चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है?
तो मेरा तो अब सीधा सीधा कहना है ये विपक्ष को ना तो बेरोजगारी, ना महंगाई, ना किसी और चीज़ का, ना धार्मिक सद्भाव का, सारे मुद्दे छोड़ के सबसे पहले ईवीएम पे केंद्रित होना पड़ेगा। अदरवाइज ये 24 में सारे के सारे साफ हो जाएंगे अगर यही हाल चलता यानी रहा। आपने मान लिया 24 में हार है सबकी। अगर ईवीएम रही तो सर अभी से हार है, कन्फर्म हार है। जो जापान ईवीएम का आविष्कारक देश था वही आज उसको बैन करे बैठा, नीदरलैंड उसे बैन करे बैठा, अमेरिका बैन करे बैठा, स्वीडन बैन करे बैठा है। तो भाई हमारे यहाँ क्या लाल लग रहे हैं? हमारे यहाँ क्यों नहीं पोलिंग हो सकती बैलेट पेपर से? हमारे यहाँ क्या समस्या है? हमारे यहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव करा लो वापस, बस। मनमोहन सिंह जी से बैन करवा लेते ना। ठीक है, मनमोहन सिंह जी से बैन करा देता, मैं उस टाइम था नहीं, मैं बोलता नहीं था, मुझे पता नहीं था। अब ये जब धीरे धीरे डाटा खुल के सामने आ रहा है तभी तो पता चल रहा है ना। कहीं ना कहीं तो हेरफेर हो रही है सर, सीधी सी बात है, नहीं तो ऐसे नहीं होता। वोट 4 राज्यों में वोट मिल रहा है कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख, बीजेपी को मिल रहा है 4 करोड़ 81 लाख, फिर भी बीजेपी जीत रही है। 9 लाख वोट। एक सवाल जो है विपक्षी, क्योंकि मैं नेताओं से मिलता रहता हूँ, तो वो एक सवाल ये भी कर रहे हैं 20 लाख ईवीएम गायब है। हाँ बिल्कुल गायब है, यही तो विपक्ष की कमजोरी है सर। जो विपक्ष को ले डूबेगी, जब 19 लाख ईवीएम गायब है, इलेक्शन कमीशन उनका जवाब नहीं दे रहा, केंद्र सरकार उनका जवाब नहीं दे रही, तो इस चीज़ को ये मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे जब आपके सामने सारी चीज़ मौजूद है? और बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है, एससीडीपीसीओ मशीनें चलती थी, पल्स रेट पे उन पर चेंजेस होता था। मैं फिर इस बात को बोल रहा हूँ आज, उसमें इमीडिएट 2, 4, 6, 8 की पल्स रेट चलती थी सेकंडों के हिसाब से। उस मशीन तक में चेंजेज हो जाते थे, बटन दबाते थे, 2 सेकंड की पल्स रेट 1.5 की हो जाती थी, 4 वाली 3 की हो जाती थी, 6 वाली 5 की हो जाती थी और 8 वाली 7 की हो जाती थी। मॉनिटर पे सामने यही दिखता था कि 8 सेकंड चल रहे हैं, 8 सेकंड बाद पल्स रेट बदल रही है। हकीकत में वो 7 सेकंड में बदल चुकी होती थी। जो हमारे ईवीएम में सामने दिख रहा है, जैसे अभी पीछे वो मध्य प्रदेश का कलेक्टर का वो भी आया था एक वीडियो सामने, ये इसे वायरल मत करने दे तो सबको सस्पेंड कर दूँगी। कोई भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को ही जा रहा था। और बाकायदा उनके जो एक उससे पहले जो प्रचार में गए थे, आपने ध्यान दिया होगा, एक वीडियो उनका भी वायरल हुआ था विधायक का, कि आप कहीं भी वोट डालो, चिंता मत करो, भाड़ में जाओ तुम सब, हमारा वोट तो तुम कांग्रेस को दोगे, चाहे बीएसपी को दोगे, चाहे समाजवादी को, वोट आना है बीजेपी को ही। एक ही दिन में जीत, संडे को रिजल्ट आया है। और एक वो आचार्य बाल मुकुंद जो था, वो अगले दिन ही दंगा फसाद करने पहुंच गया था। वहाँ पे मुसलमानों को उसने जी भर के गालियाँ बकी, उसके समर्थकों ने गालियाँ बकी, नॉनवेज के ठेले हटवा रहा था। वो कौन होता है भाई लोगों के खान पीन का तरीका तय करने वाला? मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, क्या पीता हूँ, वो कौन होता है तय करने वाला? क्या वो तय करेगा कि मैं नॉनवेज खाऊँ या नहीं खाऊँ? मेरी मर्जी है, मैं खाऊँ या नहीं खाऊँ, हर आदमी की मर्जी है। खान पान पे भी तुम रोक लगाओगे। वो अगले दिन ही पहुंच गया, अभी तो उसने शपथ तक भी नहीं ली है। ये हालत है। वो चाहते क्या है? वो अपना भगवा पहन के और नॉनवेज के ठेले बंद करो। अब से पहले नॉनवेज क्या लोग नहीं खा रहे थे। और सच्ची बात ये है, सबको कड़वी लगती है, सबसे ज़्यादा नॉनवेज हिंदू खाते हैं, सबसे ज़्यादा नॉनवेज हिंदू खाते हैं। सबसे बड़ा बूचर खाना जो है भारत का, अल कबीर, उसका जो है हिंदू है मालिक। मालूम है सबको? हाँ जी, आपको भी मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। नाम रखा हुआ है अल कबीर, और बूचड़ खाने का मालिक कौन है? हिंदू। तो ये तो सब कोई बेतुकी चीज़ें हैं और वो गलत चीज़ है। लेकिन सर बीजेपी तो यही कह रही है ना, मामा की गारंटियां ही पास हुई हैं। मामा की गारंटी का, मामा को तो उन्होंने पीछे कर दिया। वो तो हर जगह मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, मोदी जी की नेतृत्व में प्रचंड जीत, मोदी जी की गारंटी चल गई। सारे चैनल वाले इसी बात को गा रहे हैं। अगर वो हार गए होते तो हर जगह नड्डा जी आ गए होते। अगर जो भी खेला हुआ है ईवीएम का खेला या जैसा भी खेला हुआ है, अगर ये नहीं होता तो हर जगह वो नड्डा जी आगे थे। पिछले चुनावों में देखो आप, कर्नाटका में नड्डा जी थे आगे, सीधी सी बात है। तेलंगाना में यही था, नड्डा जी हाथ खत्म। जारी जनता भी इस बात को मानती है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है। मेरा भी मानना है और लोग भी इस बात से सहमत हो जाएंगे धीरे धीरे। दूसरी चीज़, अब जितने भी विपक्षी पार्टी है, बीजेपी को अभी भी जो वोट परसेंटेज मिल रहा है वो लगभग 40% मिल रहा है। 38, 39, 40, 42 इस तरह से हर तरह का उसको वोट। तो बाकी 60% वोट जो है उसे इकट्ठा होना पड़ेगा। 60% विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। और सबसे पहला मुद्दा, सारे मुद्दे अब छोड़ दो। जनता को अगर देखा जाए प्रॉपर 2 तरीके से इस बात में है। अगर देखा जाए कि मुद्दों के बात पे, तो जनता को मुद्दों से कोई मतलब नहीं रहा। जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों से अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से उन्होंने बीजेपी को, तो इसका मतलब जनता को इस चीज़ से मुद्दा नहीं है। और अगर जनता को इस चीज़ से मुद्दा है तो जनता को भी और साथ में सारी विपक्षी पार्टी को एकजुट होकर ईवीएम को बैन करवा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। बेशक रिजल्ट आने में और 4 दिन लगेंगे। जहाँ हम 5 साल इंतजार कर सकते हैं तो 5 दिन और सही भाई। हर बार यही दिया जाता है कि नहीं 5 दिन लगेंगे, उसमें तो 6 दिन लगेंगे। अब भी तो 15-15, 20-20, 25-25 दिन लग रहे हैं। 14 तारीख को वोटिंग खत्म हो रही है, 17 को वोटिंग खत्म हो रही है, रिजल्ट आप 10 तारीख को डिक्लेयर कर रहे हो, तब भी तो 25 दिन लग रहे हैं। तो बैलेट पेपर में क्या समस्या है भाई? पब्लिक ने भी आपको देखना बंद कर दिया है। मैं कौन सा चैनल दिखा रहा कांग्रेस को? बड़े चैनल की बात करियो, मेरे से अपने की ना करियो। अरे बड़े बीजेपी चैनल आई बताओ। क्यों, ये पूछो ना। बताओ नहीं दिखा रहा। कौन सा दिखा रहा? अरे सब तो बैन कर देते हो आप लोग सबको, तो कि इसको बैन, एंकर को बैन, उसको एंकर को बैन। अरे भैया यो नेट चल रहा है, इसे थोड़ा ही बंद कर देंगे यार, इसे थोड़ा ही बंद कर देंगे या नेट, या मतलब अगर आप डिबेट में नहीं जाओगे तो कैसे आपको कोई दिखाएगा? पूरा इंडिया गठबंधन बैन करा हुआ है सारे एंकरों को। अरे भैया मोदी जी चाहेंगे वो होगा। वो 35 मैंने ये पूछा, तो भिक्षा मांग के खा लिया यार उन्होंने। मोदी जी ने क्या किया पता है आपको? और फिर बचपन में मगरमच्छ पकड़ लिया, मोदी जी ने क्या किया? और फिर चाय बेच ली, और मोदी फिर वहाँ चले गए पहाड़ों में। तो ऐसा का 500 साल की उम्र है क्या? बोलिए आप बोलिए। अभी फिलिस्तीन का मामला चल रहा था, एक बहुत जोरों शोरों पे चल रहा था, हम इधर हैं उधर हैं। अरे एक मणिपुर भी था, वो शायद हिंदुस्तान से बाहर है। वो कौन सा देश है? मणिपुर कौन सा देश है? मणिपुर कोई सा देश है क्या? अरे बता तो दो यार। राज्य है, राज्य है। अच्छा देश नहीं है, कहाँ का राज्य? भारत का राज्य है। तो मैंने प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं देखी उस पर कि उन्होंने कुछ कहा उसके ऊपर।
अच्छा है ये आपने नहीं देखी भाई, 32 सेकंड बोले थे आपने देखा ही अरे वो 32 सेकंड का राज्य का मतलब, एक वो फिलिस्तीन है यार, उसकी तो तुम दिन रात चला रहे। अपने देश में क्या हो रहा, दूसरे घर का डंगा बचा। पलट जाते हैं सर, मैंने अभी क्या बोला ही नहीं, मैंने कहा 32 सेकंड बोला था, 32 सेकंड। सेकंड हमारे देश के लिए, उनके पास 32 सेकंड है क्या? अरे 18 घंटे काम करते और भी तो काम है ना। अरे 18 घंटे वाला तो यार मजदूर भी है। 18 घंटे काम कैसे होता है मैं बता देता हूँ ना। बता दीजिए आप। ऑन ड्यूटी वो जाके राजस्थान में रैली कर रहे हैं, कर्नाटक में रैली कर रहे हैं, हिमाचल में रैली कर रहे हैं, जितनी भी इलेक्शन रैली होती है टोटल उनकी ऑन ड्यूटी हो रही है। ये 18 घंटे का काम है। बढ़िया था तो अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा कोई नेता नहीं था। और आज की डेट में नितिन गडकरी, सुनो मेरी बात, सबसे बढ़िया। और क्या नाम है, एक पोस्ट वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका लड़का किस पोस्ट पे है? असल में पढ़ा लिखा नहीं यार, इतना पता नहीं मुझे। मैं बताया तो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। वो ऐसे ही बन जाएगा, किसी और को भी तो बना सके थे। अरे भैया वो राजनीति है। कुछ योग्यता होगी उनके अंदर इसलिए तो बनाए हैं। अच्छा, आप समझते ही नहीं है। गृह मंत्री का बेटा है। हाँ यार, थोड़ी योग्यता है, गृह मंत्री का बेटा है यार वो, इससे बड़ी योग्यता क्या होगी? और सुनो, देश में सबसे बड़ी जो भुखमरी चल रही ना, वो दिख नहीं रही किसी को। और जिस टाइम भाजपा जाएगी ना, ये तो कहीं भी सरकार बना रहे ना, तो एमएलए खरीद लिए और यो कर लिया और वो कर लिया, झोल झाल की सरकारें बन रही इनकी। जिस दिन भाजपा जाएगी ना, उस दिन कांग्रेस ही सीमा भाजपा नहीं जा रही, अभी 100 साल राज करेगी। अजी तुम एक काम करो ना, ईवीएम बैन कराओ। अरे काम कर लो ना, ईवीएम को बैन ही ना करो, ईवीएम का डायरेक्ट रिजल्ट दे दो ना। ईवीएम का इधर वोट पड़ी, इधर रिजल्ट दे दो उस विधायक का। और तजुर्बेकार आदमी जिसने 35 साल भिक्षा मांग के खाई हो ना, मैंने कह रहा उससे ज्यादा दिमाग नहीं होने का अभी तो प्रधानमंत्री हैं भाई। तो इसीलिए तो कह रहा तो थोड़ा सा दिमाग और चला ले यार उनके अंदर। तो एक मैंने उनकी वीडियो देखी थी, कह रहे कि जब मेरे अंदर एक सॉफ्टवेयर है, मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। तो यार और एक ही और सोच ले मोदी जी। वैसे प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये बात आपने बढ़िया कही। नहीं तो बढ़िया को बढ़िया क्या जाएगा? अगर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को बेकार के मैं यार लाना थे मेरे पे। प्रधानमंत्री हमारे बहुत बढ़िया, और जितने भी थे सारे बढ़िया, और जो बनेंगे वे भी सारे बढ़िया। दोबारा ना रहना चाहिए, बढ़िया तो है। अरे मैं तो नहीं कह रहा, तो उन्हें जाने ही ना दो, जाने ही ना। अमर कर दें। अमर तो गांधी जी हुए। अच्छा जी, उन्हें भी मैंने कहते हैं क्या नाम, आरएसएस वाले कहने लगे वो तो राष्ट्रपिता ही नहीं है। विपक्ष के जो समर्थक है सारा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया। ईवीएम कहाँ से भाई? ईवीएम क्या तेलंगाना में नहीं हैक हो सकती थी? अगर बीजेपी करना चाहती तो तेलंगाना में भी तो हैक कर लेती, वहाँ क्यों नहीं कर पाया? और इलेक्शन हारने के बाद ईवीएम पे ही ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है विपक्ष की हैक तरफ? ही नहीं हो सकता। किसने कह दिया ईवीएम? तो इनके राज में भी तो हैक होता था। फिर जब यहाँ शीला दीक्षित थी तो इनके राज में भी हैक होता था। मतलब पंजाब में जब इनकी कांग्रेस थी तो इनके राज में भी हैकिंग से आए थे, ऐसे नहीं आए थे। और हैक कैसे हो जाएगा? ये लोग फिर अगर मोदी सरकार हैक कर सकती है तो इनकी भी सरकार हैक कर लेना। इनकी सरकार ने तो रोका नहीं है कि नहीं भाई तुम भी हैक कर लो, तुम पे भी पावर है। तो कहते हैं कि पहले हमने ऐसा नहीं किया, अब ऐसा हो रहा है। हाँ तो बस इनके राज में नहीं हुआ तो दूसरे के राज में तो उंगली उठाएंगे ना। इनके राज में क्यों नहीं हैक हो सकता था? क्यों उस टाइम इंजीनियर नहीं थे? इनसे बड़े बड़े बढ़िया थे। विपक्ष का कोई बड़ा नेता थोड़ी नहीं ये बात बोल रहा है, ये तो उनके चेले चपाटे समर्थक बोल रहे हैं ना। समर्थक नेता ने एक भी नहीं बोला, किसी भी नेता का ये बयान नहीं आया कि हैक हुआ है। लेकिन हाँ समर्थकों को तो ये लग रहा है कि नहीं भाई ईवीएम हैक हुआ है। वो समर्थक ही रहेंगे बस। उनकी बस 24 तक आखिरी है, 24 में भूल जाएंगे समर्थन करना भी। वो भी 24 के बाद कांग्रेस ही क्यों मानते हैं हर जगह का छोड़ करके मध्य प्रदेश में मानते हैं कि वही गड़बड़ हुआ है? तो सिर्फ तेलंगाना में ही गड़बड़ हुआ है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ईवीएम कांग्रेस ने हैक करी है तेलंगाना में। भाई हम भी ये भी तो बोल सकते हैं कि जो तेलंगाना में हैक हुआ है तभी तो कांग्रेस आई है, वरना वहाँ पे भी बीजेपी आ रही थी। भाई हम भी तो बोल सकते हैं। विपक्ष वाले बोलते हैं कि ईवीएम हटाओ नहीं तो 24 में फिर हम हार जाएंगे। तो वो तो पहले से हारे हुए हैं। वो पहले ईवीएम पे करा लो, वॉलेट पेपर पे करा लो, हर एक पे करा लो, हारे हुए वो पहले से ही है। वो खुद ही बोलते हैं हम तो हारे हुए हैं, फायदा नहीं है, 4-5 प्रचार करो, देख लो बस, 1-2 वोट आ जाए ना आए। इतना बड़ा गठबंधन बना रखा है इंडिया अलायंस। 2024 में इंडिया अलायंस की तरफ से मोदी जी की तरह कोई खड़ा होने के लायक है कि नहीं? मोदी जी कोई भी नहीं है लायक में, कोई भी नहीं मोदी जी की तरफ। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक मोदी इससे ज्यादा क्या मजबूत होगा? पूरा गठबंधन बना लिया, अलायंस कर लिया, इंडिया अलायंस इतना बड़ा नाम रख लिया। अरे तो कितना भी गठबंधन कर ले, लेकिन कर रहेंगे तो चोरों के साथ ही, ढंके के साथ करो गठबंधन। ढंग का है नहीं कोई तो भाई ठीक है, बस ऐसे ही अपना चलाते रहो, नाम लेते रहो कि हम आएंगे। का सबसे बड़ा नेता कौन है? कोई भी नहीं है। हाँ सब लोग बस चिल्लाते पप्पू पप्पू है वो भी नेता नहीं, क्योंकि आज तक उसने कोई पद नहीं संभाला। उसकी इतनी सरकार रही, 65 साल उसकी खूब सरकार रही। वो चाहता कोई भी एक मंत्रालय लेके काम कर लेता, मंत्रालय ले लेता, उसके राज में वो मंत्रालय अगर अच्छा चलता हम बोलते कि हाँ भाई कि हाँ उसके राज में मंत्रालय वो अच्छा चला, उसको लाएंगे हम। लेकिन हाँ उसके राज में एक मंत्रालय अच्छा चला, क्या? इटली का मंत्रालय। इटली के सारे मंत्रालय एकदम बढ़िया चल रहे हैं। बस कौन है? चेहरा भी नहीं है, और जो उनके साथ है सब पे कुछ ना कुछ केस कुछ सब कुछ चल ही रहा है। इंडिया अलायंस का जो प्रधानमंत्री का चेहरा है ना, वो मिस्टर इंडिया। कौन है? कौन नहीं बता, वो दिखता ही नहीं है ना, बस वही तो बात है ना। वो दिखता और ना वो आएगा पूरा डायरेक्ट, वो ना वो साफ करके। वही तो कह रहा हूँ, ना वो दिखता ना वो दिखेगा। वो हमेशा वो अगर वो आएंगे भी ना तो कुर्सी खाली पड़ी रहेगी। इंडिया वाले 24 में मिस्टर इंडिया के बाहर निकलेगा। वो मिस्टर इंडिया है ही नहीं कोई। वो मिस्टर इंडिया अगर तुम बोलना चाहते हो तो दूसरे योगी को बोलो कि बीजेपी से योगी भी आ सकता है। वो भी है, बीजेपी में खूब लोग हैं जो कर सकते हैं, आएंगे भी।
अगर मोदी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ मोदी आएगा, लेकिन अगर मोदी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा तो विपक्ष खूब है। मोदी जी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है 24 में? 24 इस मुद्दे को लेकर के कितने मुद्दे हैं भाई? क्यों इतने बताएंगे ना बन रहे हैं, इतने हाईवे बन रहे हैं, इतने कॉलेजेस बन रहे हैं, और जो लोग विकास का मुद्दा है। और दूसरी बात जो ये लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी पे मुद्दे पे आएगा? कितने मुद्दे हैं उसके पास? तो मुद्दे तो उस पर खुद चल के आते हैं, वो मुद्दों पे नहीं जाता, उस मुद्दे उस पर खुद जनता दे देती है कि इस मुद्दे पे तुम आओ, इस मुद्दे पे तुम आओ। तो है। आई क्यों नहीं हो? खुशी है वो इसलिए खुश है कि हमारा जो विपक्ष है वो एकदम मजबूत है। कांग्रेस ये सोचती है, इंडिया अलायंस ये सोच रही है कि हमारा विपक्ष मजबूत है, चलो हम तो है ही नहीं कहीं, लेकिन हाँ हमारा विपक्ष मजबूत है। आपको लगता है 2024 तक इंडिया अलायंस रहेगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। अखिलेश के बयान जो चला था उसी में देख लो, जो मेरे साथ नहीं रहा वो तुम्हारे साथ क्या होगा, कांग्रेस को भी वोट मत देना, यही अखिलेश ने बोला था।